देखो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पैंगली तथा बूझों ने उपयोग क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य को प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग करके किया। क्रियाकलाप 16.2 है। एक हम टॉर्च ले लेते हैं, ये एक हमने ले लिया कंघी, कंघा जो होता है उसके ऊपर काले रंग का कागज लपेट दिया, बस एक बीच में जो कंघे में जो दांत ऐसे होते हैं उनके बीच में से झिरी छोड़ दी है, बस यहाँ से प्रकाश आता है यहाँ से। और ये लगा दिया हमने एक दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उस वो दर्पण होता है। तो ऐसा ही छोटा सा दर्पण यहाँ लगा दिया है। ये इसकी चमकीली सतह इस तरह का है। मैं यहाँ से टॉर्च से प्रकाश आता है, ये प्रकाश का स्रोत है टॉर्च, क्योंकि इससे प्रकाश आता है। तो ये जो प्रकाश आता है उसको आपतित प्रकाश बोलते हैं। ये एक किरण मानते हैं, तो ये आपतित किरण है। ये किरण इस दर्पण पर पड़ती है और इस बिंदु से टकराती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, और यहाँ से टकराकर वापस आ जाता है। इस किरण को परावर्तित किरण बोला जाता है। अब ये जो दिख रहा है ये सफेद कागज है, ये पूरा एक तल है। अब अगर हम यहाँ से इसको काट लेते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसको काट देते हैं जैसा कि यहाँ पर काट रखा है, काट कर इसको मोड़ते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो वो दूसरा तल बन जाता है। क्योंकि अभी समतल नहीं रहा है, तो उसको मोड़ देते तो वो दूसरा तल बन जाता है। तो ये जो परावर्तित किरण है ये यहीं तक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण एक ही तल पर है, और आपतन बिंदु पर जो अभी हम मानते हैं एक ही तल पर। एक परावर्तन का नियम है, उसमें से एक नियम है। इसके अगला में हमने टॉर्च को प्रकाश का स्रोत माना है। इस टॉर्च की जगह हम सूर्य को भी प्रकाश का स्रोत मान सकते हैं, बल्ब को मान सकते हैं, लेजर लाइट को मान सकते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आता हो उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत मान सकते हैं और यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहले और बूझों ने इस टॉर्च की जगह सूर्य को प्रकाश का स्रोत माना था और फिर उससे ये क्रियाकलाप किया। अब इस क्रियाकलाप को करके देख। इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। यह उपकरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एनसीईआरटी के द्वारा निर्मित किट में उपलब्ध है। ये किरण वर्ण रेखा उपकरण, इससे भी हम करके देख सकते हैं, ये हमारी किट में लेकिन नहीं है। अब ये तुमने कक्षा 7 में ये पढ़ा होगा। बूझो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। कक्षा 7 में हमने समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा था। समतल दर्पण में बनने से प्रतिबिंबों की क्या विशेषताएं होती हैं? क्या प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। एक तो ये, क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है? तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखती है? जैसे मान लो ये एक दर्पण है और इसमें इसके सामने एक अगर हम मोमबत्ती रखते हैं यहाँ से 1 फुट दूरी पर, तो ये जो अंदर मोमबत्ती हमें दिखाई देगी, इसका अंदर इसका प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वो भी हमें दर्पण से 1 फुट पीछे ही दिखाई देगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर इसके सामने वस्तु रखती है। जैसे अगर ये वस्तु यहाँ से 1 फुट दूरी पर रखी है तो अंदर भी 1 फुट दूरी पर इसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। चौथा है, क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आइए निर्मित क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में कुछ और अधिक। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दिखता है जितना दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। उस तरह के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। जिसे प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्रियाकलाप 16.3 में हमें समतल दर्पण लेना है। ये है एक समतल दर्पण, ये इस तरफ यहाँ से पॉलिश है, ये जो है इस तरफ ये वाली सतह है, ये चमकदार सतह है, ठीक है। यहाँ पर है ये प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत मतलब मान लो सूर्य मान लो या कोई भी टॉर्च वगैरह कुछ मान लो। यहाँ से 2 किरणें आती हैं, एक किरण ओ ए आती है यहाँ से, और यहाँ पर इस समतल दर्पण से इस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु पर टकराती है ओ सी। ये किरण आकर इस बिंदु पर टकराती है, यहाँ पर ये इस बिंदु पर टकराती है और ये इस।
तो ये दोनों आपतित किरण हुई। ओ ए आपतित किरण, ओ सी आपतित किरण, ओ ए ओ सी। अब ओ ए यहाँ से टकराकर वापस जाती है ऐसे, तो ए बी ये परावर्तित किरण है, ये वाली ओ सी यहाँ से इस आपतन बिंदु से टकराकर वापस जाती है, तो सी डी। हमने ये पढ़ा था कि जब दर्पण पर आपतित किरणें आती हैं, दर्पण से आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसको आपतन बिंदु बोला। इसका आपतन बिंदु, इसका ओ ए का, ओ ए आकर यहाँ से यहाँ पर टकराती है, यहाँ पर तो ए, और ओ सी यहाँ से आती है, सी पर टकराती है, तो इसका आपतन बिंदु सी, बिंदु सी। अब देखो मैंने ये बताया था तुम्हें कि जब आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराती है तो वहां पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। तो यहाँ पर ये अभिलंब देखो, ये आपतन बिंदु है, ये वाला, ये यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हम एक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। दर्पण के साथ, ये दर्पण है, दर्पण के साथ इस आपतन बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। और दूसरा हमारे ये आपतन बिंदु ये है सी, इस पर भी एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये वाली किरणें देखो, ये जो किरणें परावर्तित किरणें जो ये जा रही है, क्या ये आपस में मिलती हैं? ये वाली और ये वाली आगे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है आंखों तक पहुंच रही है, ये आंख है, इसमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये परावर्तित किरणें आंखों तक पहुंच रही हैं। जब ये आंखों तक पहुंच रही है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पर बिंदु ए पर बिंदु सी पर कोई वस्तु रखी होगी तो ये हमें आपतित किरण किसी दर्पण से टकराकर या किसी भी वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है और हमारी आंखों तक अगर पहुंच जाती है तो हमें दिखाई देता है। अब हमारे आंख के बीच में और परावर्तित किरणों के बीच में अगर यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दें तो हमें ये क्योंकि वो किरणें हमारी आंखों तक तो पहुंची नहीं है, परावर्तित किरणें हमारी आंखों में पहुंचनी चाहिए तभी हमें वस्तु दिखाई देंगी। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम भी खड़े रहते हैं और वस्तुएं पड़ी रहती हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कुछ वस्तु रख दे, कुछ चीज अड़ जाए तो हम अपने सामने रखी वस्तु को नहीं देख पाते क्योंकि उस पर आपतित किरण तो गिरती है, मतलब उस पर प्रकाश गिरता है। देखो ये है, जैसे मान लो ये वस्तु है, इसके ऊपर ये प्रकाश गिर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रकाश गिरता है, ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, ठीक है। तो देखो ये प्रकाश यहाँ पर जाता है, लेकिन अगर कोई वस्तु यहाँ पर अड़ जाती है तो हमें ये नहीं दिखाई क्योंकि परावर्तित किरणें हमारी आंखों में नहीं पहुंच पाई। तो अगर प्रकाश है और वस्तु भी है लेकिन हमारे आंखों तक उसकी किरणें नहीं पहुंच पाती तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे कि मान लो हम कमरे के अंदर खड़े हैं और बाहर वस्तुएं हैं, बिल्डिंग है, पेड़ है, उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो हमें लेकिन दिखाई नहीं देती कमरे के अंदर से। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में और वस्तु के बीच में दीवार आ जाती और वो जो किरणें वस्तु पर पड़ती है वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो किसी वस्तु को देखने के लिए वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक, वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचना चाहिए तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर एक इस परावर्तित किरण को वो इस परावर्तित किरण मतलब किसको, ए बी को और सी डी को अगर हम ये पीछे की तरफ खींचते हैं ऐसे और इसको भी पीछे की तरफ खींचते हैं तो यहाँ पर ये मिलती है, इस बिंदु पर मिलती है। ये जो बिंदु होता है ये वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जहां पर परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ अगर खींचते हैं और जहां पर वो मिलती हुई नजर आती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अभी प्रतिबिंब का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये बिंदु था नहीं, ये दिख रहा है, यहाँ पर ये बिंदु था ना, और यहाँ पर भी हमें ये बिंदु दिख रहा है, ये ऐसे ही दिख रहा है, जैसा ये है ऐसे ही हमें ये दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है ये दर्पण के अंदर ऐसी दिखाई देती है, यहाँ पर ऐसी दिखाई देती है। जैसे हम मान लो ये खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं दर्पण में, तो यहाँ पर दर्पण में हम ऐसे दिखाई देंगे। मान लो यहाँ खड़े हम इस बिंदु पर, देखो यहाँ खड़े तो दर्पण में हम ऐसे दिखाई देंगे, मतलब ये जो दिखेंगे ये हमारा
प्रतिबिंब होगा। ये जो ये हमारा प्रतिबिंब और ये है वस्तु। यहाँ पर प्रकाश का स्रोत लिया है इसने, लेकिन जब दर्पण के सामने हम कुछ भी रखते हैं वो वस्तु होती है और उसके अंदर जो दिखता है वो प्रतिबिंब होता है। अगर परावर्तित किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। परावर्तित किरणें अगर आगे बढ़ाएंगे तो मिलती नहीं है, वो हमारी आंखों में पहुंचती है। और अगर उनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो वो मिलती हुई नजर आती है, वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा है ये है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण हमने ये समतल दर्पण लिया है, ये पी क्यू जो है ये हमने समतल दर्पण लिया है। तो समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है ये हमने देखा। किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु आई से आती प्रतीत होगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में आई पर नहीं मिलती बल्कि मिलती प्रतीत होती है। ये किरणें यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है, एक्चुअली में मिलती नहीं है, नजर आती है। दर्पण के अंदर मिलती हुई नजर आती है, मिलती नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है। देखो बिंदु O का मैंने बताया ये O बिंदु है, इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, तो ये आभासी प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आप कक्षा 6-7 में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब। एक और हमने पढ़ा था कक्षा 7 में, हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि दर्पण में जब हम देखते हैं या दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दायां दिखता है और दायां भाग बायां। हमारे सामने दर्पण है, मान लो ये हमारे सामने दर्पण है और यहाँ पर हम खड़े हैं इसके सामने, और अगर हम अपना ये वाला हाथ उठाते हैं यहाँ पर और दाएं हाथ उठाते हैं तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा, ये बायां हाथ हमारा दायां हाथ, ये हमारा दायां हाथ है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अंदर जो है जो हमारा प्रतिबिंब है उसने बायां हाथ उठा रखा है। तो जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उसका दायां भाग बाईं तरफ दिखता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व का मतलब दायां बायां हो जाए ना और बायां दायां हो। ये मान लो शीशा है और हम वैसे बी लेटर लिखते हैं बी, अगर हम शीशे में देखेंगे तो बी ऐसे दिखेगा। बी का दायां ऐसा ये है, जैसे बी ऐसे बना देते हैं और बी का ऐसा ये है और बाएं ऐसा ये है। अगर बी को इसमें देखेंगे तो ऐसे लिखेगा बाएं दाएं दाएं तरफ और दायां बाएं। इस चीज में की जरूरत कब पड़ती है हमें, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि बायां दायां दिखता है दायां बायां दिखता है। देखो जो गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं वो हमें पीछे की वस्तु देखने के लिए होते हैं। तो पीछे मान लो हमारे पीछे एम्बुलेंस आती है, तो एम्बुलेंस मान लो सीधा सीधा लिखा होता है उसके ऊपर। मान लो गाड़ी है जिसके जो इसके साइड में एक तो साइड में शीशा लगा होता है, साइडों में क्या होते हैं ना, और एक बीच में भी लगा होता है। तो अगर इधर से कोई गाड़ी आती है यहाँ से उसके ऊपर कुछ लिखा होगा तो उल्टा दिखेगा। तो इसलिए जैसे कई बार एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है तो उसको पार्श्व परिवर्तन के हिसाब से लिख देते हैं ताकि वो पलट कर इसमें सीधा दिखे और हमें पता लग जाए कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और हम उसको जगह दे दें। ये वाला टॉपिक यहीं तक खत्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे नियमित और विस्तृत परावर्तन।